हेलो, हाय। मैं अभय कुमार सुमन आप लोग के बीच वर्ग दशम के इतिहास विषय के दूसरे अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन के बाद औद्योगिक क्रांति होती है और यह धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े उद्योगों का मशीनीकरण होता है और जिसके कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार होने लगते हैं। इस स्थिति में यूरोप के विचारक, यूरोप के चिंतक एक नए विचार का प्रतिपादन करते हैं। उस विचार का नाम है समाजवाद। प्रारंभ में समाजवाद और साम्यवाद में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे नए नए विचारक आते हैं, अपने विचार को रखते हैं, तो समाजवाद और साम्यवाद दोनों अलग अलग प्रतीत होता है। खासकर कार्ल मार्क्स के आने के बाद समाजवाद के अंदर से ही एक नई विचार निकल कर बाहर आती है, जिसको हम लोग साम्यवाद के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग समाजवाद और साम्यवाद को अच्छे से समझने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास चलते हैं। समाजवाद व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देता है। ये समाज में समानता की स्थापना करना चाहता है और समाज में समानता लाने के लिए राज नामक संस्था का पूरा सहयोग और हस्तक्षेप चाहता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के क्षमता के अनुसार कार्य लेना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार वेतन देने की बात करता है। समाजवाद के इस परिभाषा से दो तथ्य उभर कर सामने आते हैं। पहला कि समाजवाद राज नामक संस्था में विश्वास करता है और इसी के निर्देशन में या इसी के अधीनस्थ में रहकर वह समाज में समानता लाने की बात करता है। दूसरा, समाजवाद यह कहता है कि लोगों को क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए या उसे कार्य लिया जाए और उसके कार्य के अनुसार ही उसे वेतन या पैसे दिए जाए। अर्थात समाजवाद समाज में आर्थिक असमानता में विश्वास करता है। अगर कार्य के अनुसार पैसे या वेतन दिए जाएंगे तो आर्थिक असमानता होगी ही। तो आर्थिक असमानता के सिद्धांत में वह विश्वास करता है या उसको मानता है समाजवाद। लेकिन साम्यवाद बिल्कुल इससे अलग है। आइए हम लोग साम्यवाद देखते हैं। साम्यवादी आर्थिक समानता की बात करते हैं, असमानता नहीं, आर्थिक समानता की बात करते हैं। साम्यवादियों के अनुसार समाज में दो ही वर्ग हैं, पहला है शोषित वर्ग और दूसरा है शोषक वर्ग। साम्यवादी राज नामक संस्था में विश्वास नहीं करते, इसे समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि राज्य शोषकों को प्रश्रय देता है। साम्यवादियों के अनुसार व्यक्ति से क्षमता के अनुसार कार्य तो लेंगे, लेकिन वेतन या पैसे उसके आवश्यकता के अनुसार ही देंगे। यानी साम्यवाद को या साम्यवादियों के विचार को हम पढ़ते हैं तो इससे भी दो तथ्य निकल कर आते हैं। साम्यवाद राज नामक संस्था में विश्वास नहीं करता, पहला। दूसरा कि वह सभी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उससे काम तो लेगा, लेकिन पैसे सबको बराबर देगा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमसे अगर हम 8 घंटा काम करते हैं और आप 5 घंटा काम करते हैं, दोनों की आवश्यकता बराबर है, तो हमको भी 8 घंटा का उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको 5 घंटे काम करने का मिलेगा। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। समाजवाद की उत्पत्ति। आखिर समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? औद्योगिक क्रांति के बाद समाज के बड़े वर्ग, श्रमिक वर्ग बेरोजगारी के शिकार हो गए, उनको काम नहीं मिलने लगा, उनका शोषण होने लगा, कुटीर उद्योग बिल्कुल समाप्त हो गए।
उस स्थिति में समाज में सिर्फ दो वर्ग रह गए। पहला वर्ग का नाम है पूंजीपति वर्ग, और दूसरे वर्ग का नाम है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्गों की संख्या बहुत कम थी, उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार था। श्रमिक वर्ग की संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस स्थिति में यूरोप के चिंतकों ने, उनके विचारकों ने एक नई विचारधारा की उत्पत्ति की, जिसका नाम है समाजवाद। समाजवाद भी दो चरणों में या दो विचारों में विभक्त था। पहला इसका चरण है मार्क्स से पूर्व, और दूसरा चरण है मार्क्स के बाद। मार्क्स के पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, यानी मार्क्स के पूर्व जो समाजवाद था इसे कहते हैं यूटोपियन। और मार्क्स के बाद के समाजवाद को कहते हैं आधुनिक समाजवाद या मार्क्स। या साम्यवाद। अब हमको समाजवाद को दो चरणों में पढ़ना है। पहला है मार्क्स के पूर्व, अब दूसरा है मार्क्स के बाद। मार्क्स से पहले के समाजवादी को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, और मार्क्स के समय या मार्क्स के बाद वाले समाजवादी को आधुनिक समाजवाद या परिवर्तित रूप साम्यवाद कहा जाता है। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक में यूटोपियन समाजवाद को पढ़ेंगे। यूटोपियन समाजवाद क्या था? यूटोपियन समाजवाद के अधिकांश विचारक फ्रांसीसी मूल के थे। यूटोपियन समाजवाद में कुछ विचारक फ्रांसीसी मूल से अलग भी थे, जैसे ब्रिटेन के थे, स्पेन के थे, लेकिन अधिकांश विचारक यूटोपियन समाजवाद के जो थे वो फ्रांसीसी मूल के थे। इनको कहा जाता है, यूटोपियन समाजवाद को कहा जाता है लिबरल समाजवाद, क्योंकि यह समाज में शांतिपूर्ण बदलाव चाहते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूटोपियन समाजवादी लोग चाहते थे कि समाज में शांतिपूर्ण तरीके से बिना क्रांति किए हुए बदलाव आए, और वे वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय की बात करते थे।
यानी वर्ग संघर्ष के स्थान पे क्या चाहते थे, वर्ग समन्वय हो। यूटोपियन समाजवाद को समझने के लिए 3 तथ्यों को समझना बहुत ही जरूरी है। पहला, यूटोपियन समाजवादी समाज में क्रांति के समर्थक नहीं थे, वे शांतिपूर्ण बदलाव समाज में चाहते थे। वे समाज में वर्ग संघर्ष नहीं चाहते थे, वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय में विश्वास करते थे। यूटोपियन समाजवादियों में कई ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने एक नई सोच या एक नई ऊर्जा के साथ समाज को बदलने का प्रयास किया है। उसमें सबसे पहला नाम आता है सेंट साइमन का। ये फ्रांस के थे। इनका कहना था कि लोग एक दूसरे के शोषण करने के बदले प्रकृति का शोषण करें। इन्होंने ही नारा दिया था, या इन्होंने ही एक युक्ति दिया था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार कार्य मिले। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। सेंट साइमन का कहना था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता या कार्य के अनुसार वेतन मिले, लेकिन इसको इन्होंने लागू ये नहीं कर पाए। लेकिन ये जो लोकोक्ति है, ये बाद में जाकर समाजवादियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना, या साम्यवादियों के लिए ही बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मिला। और इसी को हथियार बनाकर समाजवादियों ने नारा दिया कि प्रत्येक को इसकी क्षमता या कार्य के अनुसार ही वेतन मिलना चाहिए, जो समाजवाद का एक प्रमुख लक्ष्य है, आज भी है। उसके बाद एक और विचारक आते हैं, लुई ब्लां। यह भी फ्रांस के हैं। इनका कहना है कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लुई ब्लां ही पहला ऐसा विचारक हुए जिन्होंने सीधे रूप से कहा कि सुधार करने के लिए निम्न वर्ग को राजनीति में आना चाहिए, और या खुद भी राजनीति में आए और राजनीति में प्रवेश कर आर्थिक सुधार ये करना चाहते थे। इसी कारण इन्होंने यह सिद्धांत दिया कि आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। उसके बाद एक अन्य विचारक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, वह है रॉबर्ट ओवेन। ये ब्रिटेन के थे। ये मानते थे रॉबर्ट ओवेन कि यदि श्रमिक संतुष्ट होगा तो वह बेहतर कार्य करेगा और बेहतर मुनाफा दे सकता है। इसको ये प्रमाणित करने के लिए या इसको शोध करने के लिए इन्होंने स्कॉटलैंड में एक फैक्ट्री की स्थापना की, और वहां पे जिन श्रमिकों को रखा उनको जितना वेतन अन्य जगह तय था उससे भी ज्यादा वेतन या ज्यादा पैसे देने लगे। उनको लगा कि इस बार मुनाफा कम होगा, लेकिन वर्ष के अंत में उन्होंने पाया कि इस बार फैक्ट्री का मुनाफा पहले से भी ज्यादा हुआ है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष पर पहुंचे
कि यदि श्रमिक संतुष्ट होगा तो वह बेहतर कार्य करेगा और बेहतर मुनाफा भी होगा। अतः संतुष्टिकरण की नीति का प्रतिपादक थे रॉबर्ट ओवेन। तो इस प्रकार हम तो इस प्रकार हम यूटोपियन समाजवाद में देखते हैं कि यूटोपियन समाजवादी जितने भी थे लिबरल थे, लेकिन यह भी लिबरल तरीके से समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। मैं अगले वीडियो में आप लोग के सामने कार्ल मार्क्स को लेकर आऊंगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से गहनता से समझने और पढ़ाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के आने के बाद समाजवाद बिल्कुल बदल गया और उसका परिवर्तित रूप साम्यवाद कहलाने लगा, जो आज भी कई देशों के लिए आदर्श है। आज हमारे चीन में, रूस में और अन्य कई देशों में साम्यवादी सरकार है। साम्यवादी दल हमारे भारत में भी है, लेकिन सत्ता में नहीं है। साम्यवादी सिर्फ एक दल का नाम नहीं है, साम्यवादी एक सोच है जिसके सबसे बड़े प्रतिपादक कार्ल मार्क्स होते हैं। तो कार्ल मार्क्स को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा समय देना होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम कार्ल मार्क्स को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी व्यूअर्स, दर्शकों को मेरा अभिवादन। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारे टीम का हमारा हौसला अफजाई हो और हम आपके सामने बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर प्रस्तुत हों। धन्यवाद।